तो अभी हम बात करने वाले हैं कि इस वाले वीडियो के अंदर ना हम बात करेंगे पैरासिम्पथेटिक और ये सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए ना नेट पीजी के अंदर, ये मोस्ट जो लगते हैं कि जिनकी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस की, केवल उनके बारे में बात करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ये वीडियो केवल इसलिए है ताकि आप इस वीडियो को देख के पढ़ सकें, रिवाइज़ कर सकें। और ठीक है, अगर आपको कुछ ये अच्छी लगती है वीडियो तो मैं आगे भी और वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो सबसे पहले तो क्या होता है ना कि भाई पैरासिम्पथेटिक और सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, देखो नाम में कौन सा बड़ा है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम नाम में बड़ा हुआ है, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा। और डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा मतलब पूरी स्पाइनल कॉर्ड के अलोंग में पूरी स्पाइनल कॉर्ड के अलोंग में पैरासिम्पथेटिक ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कॉर्डल टू क्रेनियल। और इसके अंदर जैसे जो प्री और पोस्ट जो जहाँ पे नर्व निकलती हैं और वो गैंग्लियन बनता है, गैंग्लियन से पहले वाले जो हिस्सा है वो पैरासिम्पथेटिक बड़ा है, तो उसकी प्री वाला जो है वो भी उसका बड़ा होगा। सिम्पथेटिक वाले का नाम छोटा है तो प्री गैंग्लियन वाला पार्ट भी छोटा होगा। मोस्टली सब जगह जो होता है A4 यानी एसिटाइलकोलिन ये अपना रिसेप्टर होता है। बट केवल हमें पता है कि भाई पैरासिम्पथेटिक के अंदर वो एड्रेनलिन एसिटाइलकोलिन होता है और सिम्पथेटिक के अंदर नॉरएड्रेनलिन होता है। बट सिम्पथेटिक के अंदर भी एक जगह और है, वही सिम्पथेटिक के अंदर जो है प्री गैंग्लियन जहाँ गैंग्लियन बन रहा है वहाँ भी एसिटाइलकोलिन है। और जो एंड है वहाँ भी केवल जो पोस्ट गैंग्लियन है उसमें केवल नॉरएड्रेनलिन है, और जिसको नॉरएपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि भाई कहाँ पे जो है सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर स्वेट ग्लैंड के अंदर कौन से रिसेप्टर होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक उसमें भी एसिटाइलकोलिन होते हैं। और अगर ये पूछ चुके हैं तो अगली बार ये पूछ सकते हैं कि एड्रेनल में कौन सा होता है। एड्रेनल में भी ये होता है एसिटाइलकोलिन। और एक जो है जो रीनल ब्लड वेसल्स होती हैं, रीनल ब्लड वेसल्स में सिंपैथेटिक किसके थ्रू काम करता है, डोपामिन के थ्रू। ठीक है। और क्वेश्चन जो डोपामिन से रिलेटेड आया है कि भाई डोपामिन की डोज के हिसाब से क्वेश्चन पूछा है कि भाई लेस देन टू डोजेज है, लेस देन 2 to 10 है, और 10 यूनिट से ज़्यादा है, जो भी सी यूनिट्स होती हैं। क्योंकि नीट वीडियो में यूनिट्स मैटर नहीं करेंगे, मैटर करेंगे कि भाई हमें को फिगर से याद है कि नहीं भाई कितनी डोज के हिसाब से देना है। तो डोपामिन हो गया। और तो इसको दवा से याद रखना है। दवा यानी D1 पे दोनों तीनों ही D1 B1 और A1 है। तो D1 यानी डोपामिन के D1 रिसेप्टर पे काम करके क्या करवाएगा, डायरेसिस करवाएगा। तो यानी जिसको ओलिगोरिया हो रहा है तो उसमें दे सकते हैं इसको। बीटा 1 वाला जो है बीटा 1 उस पर काम करेगा कि जहाँ पे मतलब बीटा 1 का क्या काम होगा, जहाँ बीटा 1 का काम होगा जहाँ हार्ट को दबाना, वो अभी बात कर लेंगे। और अल्फ़ा 1 जो होता है, जो A1 मतलब कि अल्फ़ा 1 जो है रिसेप्टर जो काम करेंगे जहाँ विजुअलाइजेशन करवाना हो। ठीक है। तो उसमें मेन चीज़ें क्या आ जाएंगी कि सबसे पहले तो क्या है ना, एक तो जो स्पाइनल कॉर्ड का जो अरेंजमेंट होता है ना भाई, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रल CTLS के थ्रू होता है। और बस एक चीज़ याद रखो कि लंबर में लॉर्डोसिस होता है। तो लंबर में लॉर्डोसिस होगा तो आपने देखा, लंबर में लॉर्डोसिस होगा तो अल्टरनेटिवली क्या होंगे कि भाई काइफोसिस लॉर्डोसिस ऐसे होंगे। ठीक है। मतलब लॉर्डोसिस और काइफोसिस क्या होते हैं, अंदर बाहर की तरफ निकल रही है, अंदर की तरफ बेंड है कि बाहर की तरफ बेंड है, यानी सामने की तरफ बेंड है या पीछे की तरफ बेंड है। ठीक है। स्कोलिसिस क्या होता है, साइडवेज बेंड होता है, ऐसे स्कोलिसिस ऐसे साइडवेज बेंड। तो पैरासिम्पथेटिक के अंदर याद रखना है MNOP यानी M और N टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं पी में, पैरासिम्पथेटिक में। M मतलब मस्करिनिक और N मतलब निकोटिनिक। निकोटिनिक वाले जो होते हैं वो हमारे वो होते हैं निकोटिनिक वाले जो होते हैं आयन चैनल वाले होते हैं, और जो मस्करिन वाले होते हैं वो लाइगेंड गेटेड होते हैं। और ABS से याद रखना है कि भाई अल्फ़ा टाइप और बीटा टाइप जो होते हैं वो सिम्पथेटिक में होते हैं। ठीक है। और मस्करिन इसके बारे में बात करेंगे अभी कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसकी जो होती है ना आंखों के ऊपर क्या काम होता है, कैसे काम होता है कि भाई पैरासिम्पथेटिक यूजली क्या है ना, सब्जी का क्या करवाएगा, काम करवाएगा। ठीक है। काम करवाएगा कैसे कि भाई आंसू निकलवाएगा। ठीक है। खाने को आगे पहुँचाएगा, GIT के अंदर आगे करवाएगा। ठीक है। और जैसे होगा यूरिनेट करवाएगा। ठीक है। और तो ये जो चीज़ें जहाँ मसल कॉन्टैक्ट करके चीज़ आगे जा रही है ना वो करवाएगा। तो पैरासिम्पथेटिक कौन सी मसल्स पे काम करता है, आंखों के अंदर सर्कुलर मसल्स होती हैं जिनको बोलते हैं सिलियरी मसल्स। सॉरी, जो सर्कुलरी मसल्स होती है ना उन पे काम करता है, और उनको कॉन्ट्रैक्ट करवा के जो सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो क्या होगा, मियोसिस होगा। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कंस्ट्रिक्ट सर्कुलर मसल्स। ठीक है। और जबकि जो सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करवाता है, वो रेडियल मसल्स पे काम करता है। रेडियल मसल्स क्या बाहर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो वो मिड-रेसिस करवाएगा। ठीक है। तो अब जो किसी मसल जब मसल एक्ट कर रही है उससे मियोसिस हो रहा है तो उसको बोलेंगे एक्टिव मियोसिस, और या एक्टिव मिड्रियासिस। अगर मसल के ना काम करने से जो अपोजिट मसल का ओवर एक्शन हो जाएगा तो उसको बोलेंगे पैसिवली जो हो रहा है दूसरा काम।
ठीक है। तो अब मस्करिंग के अंदर हम बात कर लेते हैं कि भाई हमने क्या याद रखा, पैरासिम्पैथेटिक की डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा, पैरासिम्पैथेटिक में एल एम एन ओ पी एम और एन। एम वाले के अंदर हमने टाइप बात करी कि एम से एम के लेके M5 तक होते हैं ये, ठीक है। अल्टरनेटिवली क्या होते हैं, M1 और M1 अल्टरनेटिवली क्या होते हैं, ये स्टिमुलेटरी होते हैं और इनहिबिटरी होते हैं। तो हम क्या करें, तो मस्करिंग जो काम करेंगे वो कहाँ काम करेंगे कि भाई GIT के अंदर मोशन जो कहीं भी होगा ना, ठीक है। M4 और M5 होते हैं, यूजुअली बहुत रेयरली यूज होते हैं। तो मेन अपने को M1 M2 M3 याद रखनी है जिसमें क्वेश्चन आते हैं। बट M4 M5 से रिसेंटली क्वेश्चन आया था कि भाई वेट फ्लो सिंड्रोम होता है कि एक साइकेट्रिक ड्रग की वजह से, ठीक है ना। तो जो थर्ड लाइन ड्रग होती है वो, ठीक है, C से नाम है उसका, वो देख लेना। उसकी वजह से अब N1 जो होगा GIT को स्टिमुलेट करवाएगा, ठीक है, GIT के अंदर मोशन आगे करवाएगा। तो मतलब कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सारे फंक्शंस को बढ़ाएगा, बस केवल हार्ट के फंक्शंस को कम कर देगा। तो वो किसके थ्रू करेगा, M2 के थ्रू काम करेगा, M2 के थ्रू इनहिबिट करेगा, ठीक है। अभी बस ये बेसिक सा केवल ये केवल पैरासिम्पैथेटिक के सिस्टम के बारे में बात करेंगे, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम के बारे में, क्योंकि यहाँ के कॉन्सेप्ट, यहाँ के बेसिक से कॉन्सेप्ट आते हैं। अदरवाइज मोस्टली तो सारे वो यू हैव टू मग अप काइंड ऑफ क्वेश्चन होते हैं। बट ये जो यहाँ से थोड़ा कॉन्सेप्ट अपने को पता होना चाहिए जो आगे काम भी आएगा हमारे उसमें भी। तो अल्फा वन, तो हमने क्या बताया, ABS से याद रखा था, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है, ABS लिखा होता है ना कई जगह गाड़ियों में, तो एंटी ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है वो। तो ABS से क्या था, अल्फा और बीटा, अल्फा में 2 हो गए, बीटा में 3 हो गए। अल्फा में क्या होगा, अल्फा वन जो होती है वो वेजो कंस्ट्रक्टर ही है। अब अल्फा वन जहाँ काम कर रहा होता है ना, उसी से पहले प्री गैंग्लियन में क्या होता है, अल्फा 2 होता है। अगर वो प्री पे होगा तो वो क्या करता है, जहाँ भी मोस्टली जितने भी वो होते हैं ना, वो प्री वाले जो होते हैं वो इनहिबिटरी होते हैं। क्या करते हैं, प्री पे उसके फंक्शंस को इनहिबिट, उसको न्यूरोट्रांसमीटर को आगे जाने से रोक देंगे। आगे जाने से रोक दिया, जब प्री पे बाइंड कर गए तो न्यूरोट्रांसमीटर आगे जा नहीं पाएगा किस तरीके से। तो सबके अपना मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे अगर किसी भी तरीके से नहीं जा पा रहा है तो फिर क्या होगा, जो अल्फा वन की वजह से जो रिस्पॉन्ड जाना था ना, उसका अपोजिट रिस्पॉन्ड आता है। इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो अल्फा 2 इस तरीके से रिजल्टेंट विजुअलाइजेटरी इफेक्ट दिखाता है। बीटा वन 2 और 3 कैसे याद रखना, बीटा वन जो है ना अपना, बीटा वन एक दिल होता है तो एक ही दिल पे काम करेगा, जो कि मस्करिन का M2 कर रहा था हार्ट पे इनहिबिटरी एक्शन। बीटा का 1 वाला कर रहा है एक ही दिल पे स्टिमुलेटरी एक्शन। बीटा 2 जो होता है 2 लंग्स होते हैं तो दोनों लंग्स पे काम करेगा। बीटा 3 जो होता है वो कहाँ काम करेगा, बीटा 3 काम करता है जैसे भाई ओबेसिटी वगैरह की ड्रग्स होती है ना उसमें। तो इसी, तो ये हमको जो पता चल गए तो हम क्या कर याद रख सकते हैं कि भाई डोपामिन जो होता है कि भाई रीनल ब्लड वेसल्स पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, डोपामिन के थ्रू। और डोपामिन की डोज के हिसाब से उसके इफेक्ट होते हैं कि भाई डोज से कम डोज है तो डोपामिन टाइप 1 पे काम करेगा और डायलिसिस करवाएगा। बीटा 1 पे काम करेगा हार्ट पे, और अल्फा 1 काम करके वेसो कंस्ट्रिक्शन पे। तो इसका मतलब क्या हुआ इस सब चीज़ों को जानने का, इसका मतलब ये हुआ अगर किसी पेशेंट को क्या हार्ट काम नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्ट स्लो कर रहा है, तो इस तरीके का शॉक है, मतलब बीपी उसका बिल्डअप नहीं हो रहा है, ठीक है। शॉक में जा रहा है मतलब बंदा उसका बीपी बिल्डअप नहीं हो रहा है, तो शॉक में जा रहा है, उसका हार्ट जो है काम नहीं कर रहा है, साथ में उसको यूरिन भी पास नहीं हो रहा है, ठीक है। यूरिन आउट उसका 100 ml से कम आ रहा है 4 घंटे के अंदर, जो हम चेक करते हैं भाई थैले के अंदर, वो जो बैग यूरिन बैग होता है उसके अंदर भरा है कि नहीं भरा। तो उसका मतलब कि अपने को क्या देना है, एक ऐसा ये देना है जिसका ये वाला इफेक्ट भी हो। तो उस कंडीशन में जब शॉक में जा रहा होगा तो बंदा, तो हम एड्रेनलिन पे ना जाकर हम डोपामिन पे रेफर करेंगे, यानी जहाँ ओलिगोरिया विद कार्डियोजेनिक शेक हो। तो इस सब उस सब के पीछे उस छोटी चीज़ के पीछे का रीज़न ये इतना बड़ा है। ये क्वेश्चन आया है इसलिए पूछे हैं, ये जितने भी हैं ना इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया है तो इसलिए बताइए ये चीज़। अब M3 जो था, M3 पे जो आंखों वाले को ढंग से बात याद कर लेते हैं, एक्टिव पैसिव में रेशो जो होती है। तो जैसे M3 जो होती है ना, M3 को हम एक्ट करके क्या करेंगे, वो जो M3 पे काम करके हम सर्कुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा के एक्टिव मेयोसिस करवाएंगे। वहीं अगर इसको हमने इनहिबिट कर दिया तो जो सर्कुलर मसल्स है वो काम नहीं कर रही, तो ऑब्वियसली जो रेडियल मसल जो है उनका डोमिनेंट टेंशन हो जाएगा, तो इसलिए पैसिव में रेशो हुई है। दूसरा इनका एक और एक्शन होता है सीलियरी मसल्स पे, ठीक है। तो जो साइड की ये थी, इसलिए ये सर्कुलर मसल्स हो गई, वो सीलियरी मसल्स हो गई जो बिल्कुल पेरीफेरी में होते हैं लेंस के। तो वो जो सीलियरी मसल्स होती हैं वो उस पर भी पैरासिम्पैथेटिक काम करता है, उस पर भी काम नहीं करेगा तो क्या होगा, वो भी ढीली पड़ जाएंगे और साइक्लोपीजिया हो जाएगा, यानी एकोमोडेशन नहीं हो पाएगा। और ठीक है, तो और दूसरा क्या होता है अल्फ़ा 1। तो आँखों में कौन सा एड्रेनलिन का रिसेप्टर होता है, देखो वो ये थोड़ी कन्फ्यूजिंग चीज़ है जहाँ अपने को कन्फ्यूज़ नहीं होना। पेपर में हम क्या है ना 1 मिनट मिलता तो वहीं पे वहाँ कन्फ्यूज होंगे, तो इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कहाँ का कन्फ्यूज़ नहीं होना। कि भाई कि अल्फ़ा 1 जो होगा ना, कि देखो हार्ट पे M2 काम कर रहा है, आँखों पे 2 आँख है पर वहाँ पे अल्फ़ा 1 काम कर रहा है, बस
अल्फ़ा वन जो होगा, अल्फ़ा वन क्या करेगा, रेडियल मसल्स पे कॉन्टैक्ट करवा के एक्टिव मेटालिसिस करवाएगा। वहीं अल्फ़ा वन को इनहिबिट कर दिया तो रेडियल मसल्स ना काम करके जो सर्कुलेटरी मसल का जो नॉर्मल एक्शन है ना वही डोमिनेटिंग हो जाएगा। तो इसलिए पैसिव मियोसिस है यहाँ पे, पर इसका कोई उस पर इनका कोई इफेक्ट होता नहीं है उन पे सिलेरी मसल्स पे। तो जो नॉर्मल फंक्शन है सिलेरी मसल का वो रहेगा ही, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक तो काम कर ही रहा है, इसलिए यहाँ पे साइक्लोपेडिया नहीं होगा। अब ये एक ACT याद रखना होता है, मतलब ये स्ट्रेंथ है। 3 ड्रग्स होती है जो हम आँखों में डालने के लिए देते हैं ना, आँखों ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन से पहले। तो ये कौन सी होती हैं, एक तो होगी एट्रोपिन, होगी एट्रोपिन होमेट्रोपिन, तो एक ही होगी एट्रोपिन होमेट्रोपिन की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। फिर उससे वीक होती है थोड़ी साइक्लोपेंटोलेट, उससे वीक होती है ट्रोपिकामाइड। बड़े लोग जितने भी आते हैं उनको हम ट्रोपिकामाइड देते हैं। क्यों? अब देखो ये याद रखो कि भाई बड़े लोग आते हैं उनको ट्रोपिकामाइड देते हैं, छोटे बच्चे आते हैं उनको एट्रोपिन देते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरी चीज़ ये कि भाई हम ये स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, तो यानी इससे हमें क्या पता चला कि तीसरी चीज़ हमें इससे ये पता चली कि भाई अगर एट्रोपिन की स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसको बच्चों में दे रहे हैं, यानी बच्चों के अंदर स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होती है, इसलिए उसके अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रग देनी पड़ती है। मेन बात ये। तो बच्चों की जो नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन होता है ना, ऑब्वियसली जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी एकोमोडेशन पावर ज़्यादा होती है। धीरे धीरे विद एज उसको यूज़ कर करके ना हमारी क्या होती है, वीक हो जाती है मसल्स। तो इसलिए बड़ों में हमें कम उस पर ही हमें साइक्लोपेडिक इफेक्ट मिल जाता है। तो ये पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिटर वाली थी। ये थी M3 इनहिबिट कर रहे थे हम कैसे, उसके लिए ड्रग्स थी। अब M3 को स्टिमुलेट करने के लिए जो एक्टिव म्योसिस वाली ड्रग्स होती है ना, उस पर क्वेश्चन क्या है, म्योसिस जो करवाएगी। तो हम क्या करेंगे, हमें म्योसिस कब करवानी है, जब हमें मिडोसिस नहीं होने देनी है। क्यों? क्योंकि मिडोसिस से क्या होता है, जो लेंस जो होता है वो पेरीफेरी में इकट्ठा हो जाता है। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं लेंस डायलेट करेगा तो पेरीफेरी में ज़्यादा इकट्ठा होगा। पेरीफेरी में ज़्यादा इकट्ठा, हम कब चाहेंगे कि भाई पेरीफेरी में इकट्ठा ना हो, जहाँ ऑलरेडी पेरीफेरी में भिच्चम भिच्ची चीज़ है, यानी जहाँ पहले ही क्लोज्ड एंगल है, एंगल क्लोज है। अगर वहाँ पे और पेरीफेरी में जाएगा तो वो आँखें तो वो एंगल और क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं तो क्लोज एंगल ग्लोकोमा के हम के अंदर हम नहीं चाहते कि पेरीफेरी में लेंस जाए, तो इसलिए पेरीफेरी को इनहिबिट करने में तो हम क्या देंगे, पाइलोकार्पिन P और I पेरीफेरी इनहिबिट करेंगे। ठीक है, अब एक और क्या होती है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो याद करते हैं। तो M से बहुत ड्रग्स आएंगे इसके अंदर, जैसे कि एक मेटायरोसिन होती है। मेटायरोसिन मतलब के लिए हमें ये मेटायरोसिन से याद कर लेते हैं कॉन्सेप्ट टायरोसिन का, कि टायरोसिन से बनता है डोपा से डोपामिन, डोपामिन से नॉरेड्रेलिन और नॉरेड्रेलिन से एड्रेलिन। ठीक है, अब नॉरेड्रेलिन के अंदर नॉर क्यों आ रहा है, नॉर के अंदर दो चीज़ें कम है। नॉर के अंदर एक तो मिथाइल कम है, तो इसलिए मिथाइल ऐड कर देंगे तो एड्रेलिन बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा कि नॉर के अंदर अब एक मिथाइल कम होने की वजह से क्या होता है, ये इस तरीके से याद रखा है कि भाई नॉर के अंदर एक मिथाइल कम होता है, तो इस वजह से उसके अंदर एक एक्शन भी कम है। कौन सा? बीटा 2 का एक्शन नहीं है। तो बीटा 2 का एक्शन नहीं है तो इसमें वेसोडाइलेटरी एक्शन नहीं है। तो यानी एड्रेलिन केवल हम उस कंडीशन में देंगे जहाँ पे वेसोडाइलेटरी एक्शन अपने को चाहिए होगा। ठीक है, तो ए से एड्रेलिन और ए से कौन से, ए से अरेस्ट में देंगे यानी कार्डियक अरेस्ट, ए से एड्रेलिन, ए से एनाफिलैक्टिक शॉक में देंगे, ए से एड्रेलिन, ए से एज़मा में देंगे। तो नॉर्मली एज़मा में तो हम एड्रेलिन देते नहीं। तो ये कौन सा एज़मा, ये ब्रिटल एज़मा। ब्रिटल एज़मा होता है सडन बहुत ही उसका चोकिंग सा एपिसोड बन जाता है उस बंदे के, तो उसके अंदर क्या है, सबक्यूटेनियस एड्रेलिन का इंजेक्शन डालते हैं। तो दूसरी चीज़ ये कि भाई कार्डियक अरेस्ट और एनाफिलैक्टिक शॉक में से मतलब ऐसी इमीडिएट सिचुएशन कौन सी लगती है, भाई सुनने में तो ऐसा लगता है ना भाई कार्डियक अरेस्ट मतलब ये बंदा गया, तो इस चीज़ में IM देनी पड़ेगी, पर नहीं। एनाफिलैक्टिक शॉक के अंदर हम IM देते हैं, और कार्डियक अरेस्ट के अंदर यूजुअली पहले दिल में सीधा इंट्राकार्डियक मार देते थे, पर 2005 के बाद वो बंद हो चुकी है, तो इसमें केवल हम IV देते हैं। तो एनाफिलैक्टिक शॉक में हम क्या देंगे, IM देंगे। फर्स्ट डोज जो होगी हम IM ट्राई करेंगे। अब IM जो देते हैं ना मसल के अंदर 1:1000 डोज दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि मसल के अंदर वो कंसंट्रेट हो जाती है, धीरे धीरे रिलीज़ होती रहेगी। बट अगर पहली बार में असर नहीं आता तो दूसरी बार अटैम्प्ट में हम उसको IV रूट से दे सकते हैं। पर जब IV रूट से देंगे ना तो हमें डोज उसकी थोड़ी डाइल्यूट करनी पड़ेगी, तो वो 1000 से हम 10,000 पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये अगर इनकी बात आ रही है नॉन एड्रेलिन की, तो इसके बारे में अब अभी इसकी डोज़ की बात आएगी तो इस डोज़ को भी बता देता हूँ कि इस ऑर्डर में याद रखना है। इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 1-2 बार लिख के देखो, हो जाएगा कि 1:1000, 10,000, 1000, 10,000, 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000। ठीक है, अब इसमें क्या है, पहली 1000 तो IM है, IM से फिर हम किस पे जाएंगे, IV पे। अब IV जो V आ रहा है ना, उस V को आगे ले लो तो वेजो कंस्ट्रिक्शन आ गया। ठीक है, वेजो कंस्ट्रिक्शन से और डाइल्यूट करना हो तो और किस में देंगे, लोकल एनेस्थेटिक की तरह। LA में देखो A पीछे आ रहा है, अब उसको आगे ले लो, A से एपिड्यूरल, मतलब थोड़ा मिलता जुलता एपिड्यूरल आगे आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से इस ऑर्डर में याद रखने, क्योंकि यार ये अलग अलग याद रखोगे ना तो भूल ही जाओगे, तो इस ऑर्डर में याद रखोगे तो मोस्टली चांसेस है कि नहीं भूलोगे कि भाई पहले V पीछे था, फिर V आगे आ गया, अब A पीछे था, A आगे आ गया। ठीक है, तो हम डोज बता दी, और ये एज के अंदर एड्रेलिन यूज़ होगा ये बता दिया। अब ये बन किससे रहे, टायरोसिन से। तो अब हम टायरोसिन कब देंगे, ये देते हैं कि भाई ऐसी कंडीशन जहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या है, ये जो हमारे ये जो एडल मेडुला से बनने वाली तीनों चीज़ें ना, डोपामिन, एड्रेलिन और नॉरेड्रेलिन, तीनों एडल मेडुला से बनने वाली चीज़ें हैं।
तो ये ज़्यादा बन रही हो, किस कंडीशन में बनती है, पीसीसी जो होती है हमारी फ्यूगोसाइटोमा के अंदर अगर ज़्यादा बन रही है तो हम पहले से टायरोसिन देते हैं, ठीक है, हम बाहर से टायरोसिन दे देते हैं ताकि अंदर बनना बंद हो जाए। अब पीसीसी हो गया। अब याद अपने को याद क्या रखना है कि भाई एक क्वेश्चन हो रहा था, बीकेएम का एक क्वेश्चन है कि भाई टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन बहुत कन्फ्यूजन होती है कि वो टायरोसिन से तो ये सब बन गया, तो ट्रिप्टोफैन से क्या बनेगा। तो ट्रिप्टोफैन से याद रखना है कि भाई ट्राई सनम, आपने कभी सनम का गाना सुना है, नहीं सुना, तो यू शुड ट्राई सनम। तो सनम में क्या आ गया, सेरोटोनिन, नियासिन और मेलाटोनिन, ठीक है। तो ट्रिप्टोफैन से नियासिन बनता है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। उसके लिए हम टेस्ट भी करते हैं, एक हार्ट नर्व डिजीज़ का टेस्ट करते हैं, ठीक है। उससे एक हार्ट नर्व डिजीज़ होती है, हार्ट नर्व डिजीज़ में क्या होता है, हार्ग्या मेयर, ठीक है, हार्ट नर्व डिजीज़ होती है, ओवरमेयर टेस्ट होता है, ठीक है। उसमें ओवरमेयर टेस्ट में हमें क्या पता चल गया है, तो इसको याद रखने का तरीका क्या है कि हार्ग्या मेयर, टीएन से मतलब ट्रिप्टोफैन हो गया अप, तो इसके अंदर जो होता है ना ट्रिप्टोफैन का एक ट्रांसपोर्टर होता है, उसमें दिक्कत हो जाती है, उससे दिक्कत होगी तो ट्रिप्टोफैन जहाँ यूज़ करके नियासिन बनाना वहाँ पहुँच नहीं पाएगा, तो इन रिजल्ट हमें नियासिन कम हो जाएगा, ट्रिप्टोफैन हमारा हो जाएगा ज़्यादा, और ठीक है। तो ये एक वो वाली बात है कि ट्रिप्टोफैन ज़्यादा होते हुए भी हमारे पास नियासिन नहीं बन पा रहा, क्योंकि ट्रांसपोर्टर की दिक्कत है, ट्रिप्टोफैन की उसके रिसोर्स की दिक्कत नहीं है। या तो हार गया मेयर, ठीक है, ये टेस्ट हो गया, ताकि क्योंकि यार ये तो याद ही रखने वाली चीज़ें हैं, कोई ऐसी तो चीज़ है नहीं कि वहाँ पे आपको याद आ जाए, जस्ट टू गिव द कॉन्फिडेंस, इसलिए ट्रिक है। और ये याद रखना ट्राइसोना में यहाँ पे टोनिन वाले सारे हैं, क्यों अभी ये क्यों, कोई ऐसी क्या दिक्कत हो रही है इसे याद रखना, क्यों, क्योंकि मेलाटोनिन यहाँ पे है ना, वहीं टायरोसिन से ये सब चीज़ें तो बनती हैं, साथ में मेलानिन बनता है, ठीक है। तो मेलानिन जो होता है वो पिगमेंट होता है, मेलानिन पिगमेंट होता है स्किन के उसका, ठीक है। एक ये होता है कि भाई किसी जो काले गोरे में मेलानिन की वो दिक्कत नहीं होती, ना मेलानोसाइट्स की दिक्कत होती है, सेल भी उतने हैं, और मेलानिन पिगमेंट भी उतना, डिपेंड करता है मेलानिन बनाने वाली बॉडीज़ का, मेलानोजोम्स की कम ज़्यादा होना। मेलानिन तो उतना ही बनाते हैं, हर एक मेलानोजोम उतना ही मेलानिन बनाएगा, बट मेलानोजोम जो होंगे ना, जैसे क्लोरोफिल होता है, सेल के अंदर क्लोरोफिल होता है, ऐसे मेलानोजोम कम ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब वो क्लोरोफिल किसमें होता है, सेल में, सेल कौन से, मेलानोसाइट्स, ठीक है। अब मेलानोसाइट्स कम ज़्यादा हो गए, सेल का कम ज़्यादा होना तो क्या हो, एक अब नॉर्मेलिटी होगी, तो विटिलिगो वगैरह डिजीज़ होती है, इनमें मेलानोसाइट्स की कमी होती है, और मेलानोजोम का कम होना ज़्यादा क्या होगा, ये रंग का फ़र्क हो गया। अब ये ऐसी ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा मैं धीरे धीरे, तो कोशिश करूँगा अगली में, ये थोड़ा एक्सप्लेनेटरी थी, आगे आने वाली केवल फोकस होंगी ट्रिक्स पे ही। तो नॉर एड्रेनलिन एड्रेनलिन, अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई नॉर एड्रेनलिन एड्रेनलिन और आइसोप्रेनलिन में वो तीनों के बीच में वो डिफरेंस बताना होता है, तो एक तो मीन बीबी का और हार्ट रेट का क्या रिलेशन होता है ये बताना होता है। तो नॉर एड्रेनलिन का तो अपने को पता चलेगा, भाई नॉर एड्रेनलिन में मिथाइल कम है, मिथाइल कम है तो बीटा 2 का एक्शन कम है, ठीक है। एड्रेनलिन में क्या होगा, सारा वही हो जाएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2। आइसोप्रेनलिन में क्या होता है, आइसोप्रेनलिन में आइसोलेटेड बीटा का एक्शन होता है बस, तो बीटा 1 बीटा 2 दोनों का एक्शन होता है। अब इसमें क्या याद रखना है, बस केवल याद रखना है बीपी में नहीं याद रखना है, नहीं होता ना हिंदी में नहीं, तो मतलब नॉर्ड्रेन फिर उससे नीचे एड्रेनलिन, और आइसोप्रेनलिन का नेगेटिव इफेक्ट होगा, मतलब मीन बीपी को कम कर देगा। इसका उल्टा बना देना है अपने को हार्ट रेट के अंदर, ठीक है, मतलब आई ऊपर चल जाएगा, नैन नीचे चल जाएगा। एक वॉसोमीटर रिवर्सल ऑफ डेल होता है, उसके अंदर बस क्या होना होता है कि भाई बीपी के अंदर क्या इफेक्ट आता है, बीपी के अंदर अल्फा 1 वेजो कंस्ट्रक्शन करवा के बीपी बढ़ाएगा, बीटा 2 जो होता है, बीटा 2 किस पे काम करेगा, दोनों लंग्स पे काम नहीं करेगा, छाती में उस पर भी काम करता है, ब्लड वेसल पे, तो ब्लड वेसल्स पे काम करके डायलेट करवा देगा उनको, और बीपी कम हो जाएगा। तो उसमें बता देगा भाई, क्वेश्चन में खुद बता देगा कि भाई यूजली तो क्या होता है कि अल्फा वन को इनहिबिट करने वाली दवाई देके फिर इसको स्टडी करते हैं, तो बस ऊपर वाला जो ग्राफ है ये हट जाता है, बाकी क्वेश्चन में जिस हिसाब से दवाई दी हो वो वाली हटा के अपने को ग्राफ फाइंड आउट करना होता है। ये इससे अगला क्वेश्चन है कि जो अभी तक तो यही पूछा था इन्होंने कि अल्फा वन इनहिबिट करने वाली दवाई देके फिर हम इस ग्राफ को बनाएंगे, तो पहले वाला पार्ट तो गायब होगा इसमें, जब अल्फा 1 का एक्शन आना होता है, अर्ली एक्शन होता है, थोड़ी देर तो वहाँ पे फ्लैट लाइन आएगी, फिर उसके बाद अपने को बीटा 2 का एक्शन दिखेगा। ऐसा नहीं कि शुरू में ही बीटा 2 का एक्शन दिख जाएगा, नहीं, बीटा 2 के एक्शन में टाइम लगता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन फिर डिप आएगी। अब एम से हम बात ही कर रहे थे, तो मिटायरोसिन देख लिया हमने कि भाई मिटायरोसिन किसमें देखना है, टायरोसिन हमें उसमें देखना था, पे टायरोसिन का रिजल्ट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो यानी पीसीसी में। अब आ गया मिडोड्रीन, एम से ही मिडोड्रीन आ गया। मिडोड्रीन मतलब इन मिड, मतलब आप नीचे लेटे हुए, मतलब आप लेटे हुए बेड पे और अचानक से उठे, ठीक है, तो उठने के दौरान बीच में क्या हुआ कि भाई आपकी बीपी गिरने लग जाता है, ठीक है, तो बायोरिसेप्टर अपने काम नहीं कर रहे हैं या ज़्यादा फायर कर रहे हैं, मिसफायर कर रहे हैं बेसिकली। तो मिडोड्रीन क्या होता है, पोस्टल हाइपरटेंशन में, जैसे पोस्टर चेंज करते ही आपका बीपी गिरता है, तो मिड में याद रखते हैं कि भाई मिडवे बिटवीन आप लेटने और बैठने के ऊपर बीच में आपका बीपी गिर गया, तो उस कंडीशन में देते हैं पोस्टल हाइपरटेंशन में। पोस्टल हाइपरटेंशन करवाता नहीं है, पोस्टल हाइपरटेंशन में देते हैं। ये एम से एक और आता है मिटायरापोन, देखो मिटायरोसिन तो टायरोसिन हो गया, टायरोसिन यहाँ पे है नहीं, तो ये पीसीसी वाला है नहीं, तो इसको याद रखना। मिठाई जो होती है, तो मिठाई क्या होती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिठाई, मतलब
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से मिलती जुलती है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो बहुत फेमस कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल के अंदर क्या होता है, जहाँ कॉर्टिसोल बढ़ जाता है उसे बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम। कॉर्टिसोल अप, CU, कुशिंग्स हो गया। अब वो कुशिंग सिंड्रोम में अगर एड्रेनल में ही दिक्कत है और एड्रेनल ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, अगर कुशिंग डिजीज़ बोलेंगे, अगर पिट्यूटरी में दिक्कत है और D और P मिलते जुलते हो गए, तो कुशिंग डिजीज़ अगर पिट्यूटरी में दिक्कत है और वो एड्रेनल्स को फोर्स कर रहा है ज़्यादा कॉर्टिसोल बनाने के लिए। एक होता है फेनोल्डोपाम। फेनोल्डोपाम हाइपरटेंशन इमरजेंसी में देते हैं। इमरजेंसी कब होगी, जब एंड ऑर्गन डैमेज भी प्रेजेंट होगा हाई BP के साथ। एंड ऑर्गन डैमेज क्या होगा भाई, यूरिन नहीं आ रहा, किडनी डैमेज, ठीक है, लंग में पल्मोनरी एडिमा हो गया, तो ये हाइपरटेंशन इमरजेंसी हो गया। अब हाइपरटेंशन के बारे में बात ही कर रहे हैं तो नॉर्मल जो हमारा यूरोपियन वाली जो क्लासिफिकेशन है वो फॉलो करते हैं। 120 180 होता है परफेक्ट। तो नॉर्मल तो नहीं हर आदमी का 120 180 हो, 120 80 हो, तो उस नॉर्मल तो आर्मी के नॉर्मल रेंज मान के चलते हैं भाई 130 85 तक मान के चलते हैं, ठीक है। अब हाई नॉर्मल किसको मान के चलेंगे, हाई नॉर्मल मान के चलेंगे 140 90 अगर किसी को जा रहा है तो उसको हाई नॉर्मल काउंट करेंगे। 140 से ऊपर किसी को जा रहा है ना तो ग्रेड 1 हाइपरटेंशन में जा चुका है वो, ठीक है। तो यानी जब तक 140 से ऊपर नहीं BP नहीं आता, पहली बात तो नहीं आता, तो उसमें दवाई नहीं देनी है। 140 से ऊपर जाता है तो भी हम उसके बाद क्या करेंगे, हो सकता है बंदे को वाइट कोट हाइपरटेंशन हो गई, वो मतलब डॉक्टर को देख के BP थोड़ा नर्वस हो गया, इस वजह से BP ज़्यादा आ रहा हो, तो हम एक बार दोबारा आधे घंटे 1 घंटे बाद बैठाने के बाद रेस्ट देने के बाद फिर उसका दोबारा BP रखेंगे, ठीक है। और अगर दोबारा BP आता है तो उसके बाद ही हम उसको क्या करेंगे, अगर 140 से ऊपर आ रहा है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बोलेंगे और 1 हफ्ते बाद दोबारा BP चेक करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम दवाई शुरू नहीं करते 140 के ऊपर भी, ठीक है। 160 के ऊपर डायरेक्ट तुम मेडिसिन शुरू कर सकते हो, बट 140 से ऊपर नहीं। तो 160 100 के ऊपर क्या होता है, ग्रेड 1 होगी, और 180 के ऊपर क्या होगा, सॉरी 160 140 से ऊपर ग्रेड 1, 160 से ऊपर ग्रेड 2 और 180 से ऊपर जो हो गया ग्रेड 3, यानी बहुत सीवियर है, वहाँ एंड ऑर्गन डैमेज होने के चांसेस पूरे होते हैं। और अब क्या होता है कि भाई दवाई कौन शुरू करते हैं, ABCD होती हैं, ACE इनहिबिटर और ARBs, बीटा ब्लॉकर्स और CCBs और डायोटिक्स। अब क्या होता है 55 साल से कम उम्र का बंदा होगा ना तो रेनिन के लिए रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। रेनिन के लिए रिस्पॉन्ड करेगा तो ACE इनहिबिटर और ARBs से हम शुरू कर सकते हैं। बट 55 साल से ऊपर वाला बंदा जो होता है तो वो ARBs उस पर रिएक्ट नहीं करता, तो बीटा ब्लॉकर से शुरू करते हैं उसमें, ठीक है। और इनमें क्या होता है इस तरीके से देते हैं भाई, पहले एक डेग देंगे, केवल एक ही दवाई देनी है, उससे रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा उसकी डोज बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे बढ़ानी है, सडनली भी नहीं बनाई, अदरवाइज टैकीफिलैक्सिस हो जाएगा। तो धीरे धीरे उसकी डोज बढ़ानी है, नहीं रिस्पॉन्ड आ रहा, जब एक ही मैक्सिमम डोज पहुंच जाए 55 साल से कम वाले में या फिर 55 साल से ऊपर वाले में B की मैक्सिमम डोज पहुंच जाए, तो हम दूसरी ड्रग ऐड करेंगे। और 3 ड्रग ऐड करने के बाद 3 ड्रग ऐड करने के बाद अगर उसमें एक डायोटिक भी हमने ऐड कर दी, 3 में से एक अगर डायोटिक भी है, तो उसके बाद भी अगर उसका BP 140 से ऊपर रह रहा है तो यानी उसको रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है। एक और हाइपरटेंशन होती है डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, केवल डायस्टोल का वाला सेगमेंट बढ़ा हुआ है, कब, मिक्स्ड एडिमा में होता है। ध्यान रखना, मिक्स्ड एडिमा कोमा केवल हाइपोथायराइड में होता है, बट मिक्स्ड एडिमा दोनों में हो सकता है, हाइपो हाइपर में। इसी से मतलब चलता है सवाल कि थायराइड के अंदर क्या होता है कि केवल ये आँखों वाली जो थैलेमोपैथी होती है ना, ग्रेस थैलेमोपैथी, हो सकता है कि नॉर्मल थायराइड के लेवल्स नॉर्मल आ रहे हैं, बट आँखें मतलब जो आँखों के फीचर्स दिख सकते हैं अपने को। और क्या चीज़ है कि अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि गदर टैकरेन, ठीक है। तो गदर फिल्म आपको याद है, नहीं याद क्योंकि बहुत पुरानी है, तो इसलिए माइस्थीनिया ग्रेविस इसमें आ जाती है, ठीक है। तो गदर देते हैं, गैलेंटामिन, डोनापेजिल और रिवास्टिनमें देते हैं। और अगर ज़्यादा सीवियर बंदा होता है ना, तो सीवियर पेशेंट होता है तो उसके अंदर मेमेंटिन भी शुरू करते हैं। और एड्रोफोनियम हो गया, एड्रोफोनियम को देते हैं हम टेस्ट चेक करने के लिए कि भाई एड्रोफोनियम देते ही अगर उसकी हालत बिगड़ रही है तो क्या है, कोलिनर्जिक क्राइसिस, क्योंकि कोलिनर्जिक क्राइसिस है तो उसकी हालत बिगड़ेगी। अगर नहीं बिगड़ रही है, इंप्रूवमेंट मिल रही है, तो माइस्थीनिया ग्रेविस उसको। और अगली चीज़ है कि भाई 2 ड्रग्स में और कन्फ्यूजन होती है कि पीरियडोस्टिगमिन और फिजियोस्टिगमिन। तो पीरियड और फिजियो में क्या है, फिजियो टर्शियमाइन है, पीरियड जो है क्वार्टरियमाइन है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो वो ब्लड वेन बैरियर क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये हमारी आधी दूरी जानकारी मानो। अब इनसे क्या है, एक स्टेप इन्होंने आगे क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई एक बार ये क्वेश्चन पूछा कि टर्शरी कौन सा, क्वार्टरनरी कौन सा, अब आगे पूछ लिया भाई माइस्थीनिया ग्रेविस में कौन सा देंगे। हम दिमाग लगाएंगे भाई टर्शरी माइन है, ये ब्लड वेन बैरियर क्रॉस कर जाएगा तो माइस्थीनिया ग्रेविस देनी चाहिए इसके अंदर। बट यूजुअली क्या होती है, माइस्थीनिया ग्रेविस जो होती है ना, वो क्या होती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होती है, पेरिफेरल सिस्टम में होती है, इसलिए फिजियोस्टिगमिन देने का उसमें कोई मतलब नहीं बनता। हम उसमें देंगे पीरियडोस्टिगमिन, फिजियो नहीं देंगे, पीरियडो देंगे, जो ब्लड वेन बैरियर क्रॉस नहीं करेगी और केवल पेरिफेरी में रहेगी सिस्टम में।
एक और ड्रग है इसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है जो वर्निसिलिन। वर्निसिलिन सबसे बेस्ट ड्रग है अगर स्मोकिंग के लिए, अभी तक क्वेश्चन ये पूछा है भाई विच इज़ द बेस्ट ड्रग फॉर स्मोकिंग। कौन से रिसेप्टर होते हैं इसके, अल्फा 4 बीटा 2 दोनों पे पॉजिटिव एक्शन, एगोनिस्ट एक्शन। 1 into 4 2 into 2 दो 4 हो जाएगा, तो ये याद रखने का तरीका है। और सबसे बेस्ट ड्रग तो है, बट इसके अंदर दिक्कत क्या है कि सुसाइडल टेंडेंसी बन जाती है। बंदा बीड़ी पीना तो छोड़ देगा बट उसको सुसाइडल टेंडेंसी रहेगी। निकोटिन की हम क्या, वो पहले ऐड शुरू हुए थे वो च्युइंगम्स के, निकोटिन के च्युइंगम्स के, तो सबसे बेस्ट और कॉमन सोर्स वही है नहीं। निकोटिन का सबसे सबसे ईजीएस्ट सोर्स है जो सबसे जल्दी पहुँचे, इनहेलेंट। इनहेलेंट सबसे ज़्यादा अच्छा सोर्स है। और ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो हमने स्ट्रक्चर बना रखा है एसिटाइलकोलिन एंजाइम, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम पे जाके चिपक जाता है। तो इसके अंदर दो साइड्स होती हैं, एक तो एनायनिक और कैटायनिक साइड, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, एसिटाइलकोलिन जाके जुड़ता है, उसको टूटना हो जाता है। अब ये ऑर्गेनोफॉस्फेट या फिर कार्बामेट इसके अंदर जुड़ गए जाके, तो क्या है वो एसिटाइलकोलिन टूट नहीं पाएगा, तो एसिटाइलकोलिन अपना एक्शन दिखाता रहेगा वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर पे चिपक चिपक के, वो उसके पोस्ट न्यूरॉन जो होगा ना उस पर बार बार अटैच होगी। तो इस कंडीशन में हमने को क्या देना होता है ना कि ओपी जो होता है ना, ऑर्गेनोफॉस्फेट दोनों साइड से बाइंड कर जाता है, और इसमें हमें उनको पैरालिड ऑक्सीजन देने पड़ते हैं साथ में, कार्बामेट्स में ऑक्सीजन नहीं देने पड़ते, ये क्वेश्चन है। और पैरालिड ऑक्सीजन जो होता है ये एक पर्टिकुलर एक ऑक्सीजन का नाम है, यूजुअली कई सारे ऑक्सीजन होते हैं उसमें से पैरालिड ऑक्सीजन एक एग्जांपल होगा। हाइड्रोजन स्कोपोलामीन जो होती है एक ही ड्रग है, अलग अलग क्वेश्चन आ रखे हैं, तो हाइड्रोजन स्कोपोलामीन एक ही ड्रग है, उसको पैच लगा देते हैं तो सबक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन उसका होता रहता है, ताकि बंदे को जैसे कोई लेडीज़ वजह से ट्रैवल करते हुए उल्टी आती है वो ना आए। तो अगर उल्टी किसी भी तरीके से आ सकती है, मोशन से आ रही है तो उसे बोल रहे हैं मोशन सिकनेस, और पहाड़ों पर चलने से आ रही है तो उसे बोल रहे हैं माउंटेन सिकनेस, और ज़्यादा स्विमिंग करने से आ रही है तो उसे बोल रहे हैं सॉरी सिकनेस कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो जैसे अगर माउंटेन में जाने से अलग अलग तरीके से सिकनेस के फीचर आ रहे हैं तो वो कौन सी होगी, माउंटेन सिकनेस। पानी में जाने से आ रहे हैं तो वो एक पानी में जाने वाली सिकनेस होती है एक, और एक क्या होती है कि हाँ मोशन सिकनेस हो गई, एक होती है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस होती है यूजली जो प्रेगनेंट फीमेल्स होती हैं तो उसमें भी वॉमिटिंग होती है और मोशन सिकनेस में भी वॉमिटिंग होती है, इसलिए दोनों में सेम ड्रग दे सकते हैं। अब इसमें एक और ड्रग होती है जो यूजुअली जो प्रेग्नेंट फीमेल्स को देते हैं ना, वो कहती है मतलब उनको ठीक नहीं लगा तो हम गवर्नमेंट उसके अंदर सेक्टर के अंदर बसकोपान का इंजेक्शन लगाते हैं जो क्या होता है डाइसाइक्लोमिन, तो वो भी हम दे सकते हैं, सेफ होता है, क्योंकि यूजुअली एक तो ना प्रेगनेंसी में ड्रग्स दे नहीं सकते, तो ऐसी ड्रग दो जिससे थोड़ा उनको मेंटली भी ये लगे कि हाँ भाई कुछ दवाई दी है, हमारा कोई ट्रीटमेंट हुआ और उसके कोई हार्मफुल साइड इफेक्ट्स भी ना हो। कभी कभी होता है नोजिया ही हो रहा हो केवल उनको, तो वो उस पर असर कर जाती है। M3 इन्हीबिटर कौन सी होती हैं, तो भाई जो M3 इन्हीबिटर होती हैं, तो M3 पे हमने बात करी ना भाई, वो सब जगह एक्शन करवाएंगी। तो यूजुअली क्या है, जैसे सॉफ्ट ड्रग्स होती हैं वो ब्लेडर को सॉफ्ट बनाती हैं, जो सॉफ्ट ब्लेडर जो होता है यानी ओवर एक्टिव ब्लेडर होता है ना, बहुत ज़्यादा यूरिन पास करवा रहा है तो उसको रोकना है, तो M3 होता है यूरिन करवा रहा है, मीन सब जगह ही यूजुअली M3 होता है, तो उनमें से एक जगह होगी ब्लेडर, तो ब्लेडर में जो ज़्यादा एक्शन कर रहा है तो वहाँ पे सॉफ्ट ड्रग्स देंगे, सॉफ्ट सोलिफेनाजिन, ऑक्सीबुटानिन, फ्लेवोक्सिन 8 और टोल्टेरोडिन। तो आगे नाम कुछ भी दे दें पीछे का सिमिलर सा रहेगा। और सोलिफेनाजिन में क्या होता है, CN लास्ट में CN आ रहा है, यानी C इनहिबिटर है, M3 टाइप इनहिबिटर है, ठीक है। ऑक्सीबुटानिन तो मैंने ऐसा कर रखा था जब ये मान लीजिए बना जाओ ज़्यादा नॉलेज नहीं, तो मैंने बताया बट मसल्स को इनहिबिट करता है कि हम बट मसल्स मतलब स्क्वीज़ ना करें और यूरिन ज़्यादा पास ना करें। तो मेन तो ये क्या है, पर एक्चुअल मसल कौन सी होती है, डेट्रूसर होती है, डेट्रूसर के कॉन्ट्रैक्शन से यूरिन आगे पास होता है। डेट्रूशन कॉन्ट्रैक्ट करती है और जो स्पिंचर्स होते हैं वो डायलेट करते हैं। डेट्रूशन पूरे ब्लैडर की बॉडी पे होता है, ठीक है। डेट्रूशन कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो ब्लैडर के जो स्पिंचर होते हैं खुल जाएंगे। इंटरनल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, बट जब प्रेशर बिल्डअप होगा तो इनवॉलेंट्री अपने आप खुल जाएंगे, वो वहाँ पे वॉलेंट्री हमारे ऊपर है कि हम खोल के यूरिन पास आउट कर दें। अब इनकॉन्टिनेंस आते हैं, तो इनकॉन्टिनेंस के लिए एक चीज़ बताऊंगा कि मैं एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि नाम के आगे जो भी लिख रखा है जैसे स्ट्रेस यूरिन इनकॉन्टिनेंस, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, कि भाई इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या है, उस चीज़ को नहीं रोक पा रहा है, जैसे उस चीज़ में यूरिन को नहीं रोक पा रहा है, जैसे स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस में यूरिन को नहीं रोक पा रहा है बिकॉज स्ट्रेस बढ़ा, ठीक है, कोई मतलब कोई हंसा रहा है बहुत ज़ोर से, तुम हंसते चलेगा, स्ट्रेस बढ़ गया तो एक काइंड ऑफ स्ट्रेस है, ठीक है, उसमें किसी किसी का यूरिन निकल जाता है, तो होता है फीमेल्स में होता है, एज फीमेल्स के अंदर। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस मतलब कि भाई ओवरफ्लो होने से नहीं रोक पा रहे तुम ब्लेडर को, यानी अगर तुम टाइम पे यूरिन को पास आउट कर दोगे तो ओवरफ्लो नहीं होगा, तो ओवरफ्लो मतलब कि क्या है, यूरिन ब्लैडर बहुत ज़्यादा भर गया तो उसको नहीं रोक पा रहे हो, तो उसके हिसाब से दवाई देते हैं उसमें, वो उसकी जब बताऊँगा तो उसमें बता दूँगा क्वेश्चन।
फेनॉक्सीबेंजामिन और जैसे मेटायरोसिन देते हैं ना, वैसे फेनॉक्सीबेंजामिन और फेंटोलामाइन भी देते हैं पीसीसी में। दोनों में फ़र्क क्या है? फेंटोलामाइन में टोला आ रहा है, टोला यानी मतलब जो टल्ली होता है ना आदमी, यानी कि इंट्रॉप एनेस्थीसिया के सर में होता है ऑपरेशन के टाइम में। अगर एनेस्थीसिया के टाइम में जो हम तो फेंटोलामाइन देंगे, और फेनॉक्सीबेंजामिन प्री ऑप या पोस्ट ऑप। और तो एक और निमोनिया का टल्ली से, टल्ली क्या है जैसे टल्ली हो गया मस्त, यानी टलिडिन वैल्यू देते हैं किसमें, जब मास्ट सेल को अपने को वो करना पड़ता है। प्रीवियस क्वेश्चन है, यूजली सभी भी नहीं क्वेश्चन है। और या फिर जो इससे नेक्स्ट स्टेप जो पूछा जा सकता है ना, वो सब चीज़ें हैं इसमें। जो चीज़ पहले पूछी है उससे नेक्स्ट स्टेप क्या पूछेंगे अभी। अब क्या होता है कि भाई ये कौन से हो गए नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर है, फेनॉक्सीबेंजामिन और फेंटोलामिन। अब सिलेक्टिव वाले अल्फा ब्लॉकर के बारे में बात करें तो सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर में सिन अल्फा ब्लॉकर हो जाएंगे। तो जैसे प्राजोसिन तो हमें ये पता है स्कॉर्पियन स्टिंग में देते हैं, पर होता क्या उसमें, जो स्कॉर्पियन बाइट करता है ना तो किसी मैकेनिज्म से परमनेडी में हो जाती है। तो यानी एक बार तो उन्होंने एक साल ये पूछा कि भाई स्कॉर्पियन स्टिंग में देते हैं प्राजोसिन देते हैं, ठीक है। अगले साल उन्होंने फिर ये पूछा कि भाई पल्मोनरी एडीमा में कौन सा देते हैं, सेम आंसर प्राजोसिन। क्यों? क्योंकि स्कॉर्पियन स्टिंग से पल्मोनरी एडीमा क्रिएट होता है। तो वो ये जानना चाहते थे कि भाई इसे किसी ने इसको और डेप्थ में पढ़ा कि नहीं पढ़ा। टाइम सोल्यूशन जो होती है किसमें देते हैं, टाइम सोल्यूशन जिसको बोलते हैं टाइम सोल्यूशन। तो टाइम सोल्यूशन जो है बीपीएच में देते हैं, ठीक है। बीपीएच में जो है जो अब पहले इसको हाइपरट्रॉफी बोलते थे, बट अब इसको हाइपरप्लेजिया कंसिडर किया जाता है। और अभी हमने बात किया था डोपामिन के बारे में, जो रीनल ब्लड वेसल्स के अंदर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, डोपामिन दवा पे काम करता है डोज के हिसाब से। तो डोबुटामिन होता है उससे अलग, डोबुटामिन मतलब दोनों बीटा पे काम करेगा, पर बीटा 1 पे ज़्यादा काम करेगा। बीटा 1 पे ज़्यादा काम करेगा तो रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आएगा, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन। तो इसको भी कार्डियोजेनिक शॉक में दे सकते हैं। एक आते अब होते हैं लॉल जिनके लास्ट में लॉल आ रहा है वो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। और बीटा ब्लॉकर्स में कौन से होते हैं, जो ए टू एन वाले जो होंगे ना, जिनका नाम शुरू होगा ए से एन तक, ए से एन से शुरू होंगे, वो बीटा 1 सेलेक्टिव होंगे। तो ठीक है, बीटा 1 सेलेक्टिव होंगे तो वो हार्ट पे काम करेंगे, तो यानी वो कार्डियो सेलेक्टिव हो गए। बीटा 1 सेलेक्टिव बोल लो, कार्डियो सेलेक्टिव बोल लो। एस्मोलोल में स्मॉल आ रहा तो मतलब बहुत स्मॉल टाइम के लिए काम करता है। तो ये किस में देने होता है अपने को, एओर्टिक डाइसेक्शन के अंदर। एओर्टिक डाइसेक्शन की स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन होती है, और एक वो होती है ए और बी वाली होती है, एक 1 2 3 वाली होती है। 1 2 3 में से क्या होती है, 1 में क्या होती है असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों हो गए, 2 वाली में असेंडिंग और 3 वाली में डिसेंडिंग, ठीक है। और ए और बी में क्या फ़र्क होगा, ए वाली में असेंडिंग इन्वॉल्व होना चाहिए तो उसमें ए वाली है। और असेंडिंग किस में इन्वॉल्व होगा, टाइप 1 और टाइप 2 में। तो इस तरीके से 1 और 2 जो होती हैं वो ए वाली के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। और एओर्टिक डाइसेक्शन के अंदर हमने एस्मोलॉल दे दिया। अब इसी जो हमने ए टू एन जो बात करी थी उनमें से पीएसी जो होती है ना, उनके अंदर पीआईएस होता है। पीआईएस मतलब कि पहले तो ये याद करते हैं कि पीएसी कौन सी होती है, पिंडोलॉल, सैलिप्रोलॉल और एसिबुटोलॉल। ये तीनों ड्रग्स के अंदर क्या होता है। अब इसके अंदर एएनएस कितने सारे डीप में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यूजली जो क्वेश्चन आते हैं ना फार्मा के, अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो 3 या 4 इसमें से आते हैं एएनएस के अंदर से। तो ये करते ही हमारा मेजर टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो इसके हम क्वेश्चंस को छोड़ ही नहीं सकते, बहुत क्वेश्चन हैं इससे, बट इनको छोड़ नहीं सकते। और पिंडोलॉल, सैलिप्रोलॉल और एसिबुटोलॉल, इनके अंदर क्या होता है, पार्शियली इंट्रिंसिक सिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है। दिया तो हमने किस लिए, क्योंकि लोल हैं, ये बीटा ब्लॉकर हैं, बट इनके अंदर थोड़ी बहुत क्या होती है चीज़। एक तो ये सिंपैथेटिक एसएनएस सिंपैथेटिक सिस्टम को इनहिबिट तो कर ही रहे हैं, बट इनके अंदर खुद ही एक सिंपैथेटिक को एक्टिवेट करने वाली प्रॉपर्टी भी है, जिस वजह से ये बीपी को ज़्यादा कम नहीं होने देते, पार्शियली इंट्रिंसिक सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से, है ना। तो इनमें क्या होती है, जैसे अब एक क्वेश्चन हो रहा है कि भाई सैलिप्रोलॉल और कार्बिडोल पे, कार्बिडोल इनमें से नहीं है, ठीक है। तीनों ही ये दोनों ही सी मतलब थर्ड जेन है दोनों ही, बट सेलिप्रोल जो है वो कार्डियो सेलेक्टिव है, वो ए टू एन के अंदर आ रही है, बट कार्बिडोल थर्ड जेन के अंदर नहीं आ रही है, वो नॉन सेलेक्टिव है, ठीक है। ए टू एन वाली सारी इसके अंदर आती हैं, यूजली जो है ए टू एन जो होती हैं वो सिलेक्टिव के अंदर आती हैं, कार्डियो सेलेक्टिव, बीटा 1 सेलेक्टिव में, बट थर्ड जेन वाली जो कार्बिडोल इसके अंदर नहीं आती सिलेक्टिव में। ये चीज़ है, मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर एन किससे आने होंगे तो। थैंक यू।